हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोटीन के बारे में चीज़ें बताई थी, अमीनो एसिड के बारे में एक्चुअली मैंने बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि अमीनो एसिड कुछ प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं एंड देयर आर सम अमीनो एसिड विच आर नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर। मतलब कि जो आपकी बॉडी में है तो सही, बट वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि देर आर 20 अमीनो एसिड विच आर यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन। जिनका प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड होते हैं। मैंने आपको एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करवाया था, बताया था कि कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो अमीनो एसिड हैं उनका नेचर कैसा होता है ना, जब उनको किस तरीके के एक्वस सॉल्यूशन में रखते हो और किस तरीके का वो आयनिक फॉर्म हमें देते हैं। अगर हम उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे रखते हैं तो हमें एक आइसोइलेक्ट्रिक क्या मिल जाता है, एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर हमें एक ज्विटर आयनिक फॉर्म मिल जाती है, जिसमें कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन की फॉर्म में आपका अमीनो एसिड रहता है। अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन से ये जुड़े होते हैं। और जो अमीनो एसिड होता है दैट इज सब्सटीट्यूटेड मिथेन, यानी कि आप मिथेन को क्या कर दो, उसकी वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर दो डिफरेंट ग्रुप से, तो आपके पास क्या आ जाता है, एक अमीनो एसिड आ जाता है। अगर आपके पास अमीनो एसिड में अल्कोहलिक ग्रुप ज़्यादा है तो वो अल्कोहलिक अमीनो एसिड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सीरीन। अगर एसिडिक अमीनो एसिड होगा तो उसके पास ही OH ग्रुप ज़्यादा होंगे। अगर बेसिक अमीनो एसिड होगा तो उसके पास NH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमने कुछ अमीनो एसिड की डिटेल डिस्कशन की थी कि फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है। अगर ये ट्रिप्टोफैन आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनवाता है ना। और हमने देखा था कि अगर इसकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो जाए, लाइक डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पेलिग्रा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ इवन यहाँ तक की हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमने टायरोसिन के रिगार्डिंग बात की थी। आई टोल्ड यू कि अगर टायरोसिन फिनाइलएलेनिन में कन्वर्ट होता है और वो कन्वर्ट होता जाता है, अगर आपके पास एक एंजाइम उसको कंट्रोल करेगा बाय एक जीन, अगर ये जीन किसी तरीके से प्रॉब्लम में आ गया या इस जीन का काम करना बंद कर दिया इस जीन ने, तो आपकी फिनाइल कीटोनूरिया आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से मेंटली आपकी बॉडी रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि एक एंजाइम होता है जो टायरोसिन को एल्कोप्टन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ये एंजाइम आपके टायरोसिन को डोपा में भी कन्वर्ट करता है, जो डोपामीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामीन इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करता है। जब आपको बहुत खुशी होती है, बहुत दुख होता है, मूड स्विंग्स जो होते हैं, वो डोपामीन इस चीज़ को कंट्रोल करने के काम आता है। डोपामीन से एक एंजाइम की हेल्प से आप डोपामीन को कन्वर्ट कर देते हो मिलानिन में, जो कि आपकी बॉडी का कलर देता है। अगर ये एंजाइम किसी तरीके से जिस जीन से ऐसे बोल दीजिए कि जिस जीन से ये एंजाइम कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से बॉडी में पिगमेंट आता है, अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो बॉडी में पिगमेंट नहीं आएगा, पूरी ही की पूरी बॉडी ही वाइट कलर की एल्बिनिज्म जैसी हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं एल्बिनस पर्सन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब हम आगे बात करेंगे कि कुछ अमीनो एसिड कैसे होते हैं नेचर में, कुछ अमीनो एसिड आपके नेचर में कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड की। तो देर आर सम अमीनो एसिड विच आर एसिडिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इनके पास COOH ग्रुप ज़्यादा होता है। बेसिक अमीनो एसिड में आते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास ना ज़्यादा अमीनो ग्रुप होता, ना ज़्यादा एसिडिक ग्रुप यानी COH ग्रुप होता है। दीज आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल वैलिन, एलेनिन। सल्फर अमीनो एसिड जिनमें सल्फर ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। ठीक है। मिथियोनिन आपका पहला अमीनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन का, एंड इसको कोड करने वाला जो कोडोन होता है वो होता है AUG। मतलब कि कोडोन इज़ अ पेयरिंग तो नहीं बोलेंगे, कोडोन एक ग्रुप होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। अगर ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों एक कोड बनाएंगे जिसको हम कोडोन बोलते हैं, और उससे कोड होता है मिथियोनिन, तो इसीलिए हम इसको स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं। तो हर एक प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड जो होता है वो मिथियोनिन ही होता है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड भी होते हैं, जैसे कि सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया। सिस्टीन जो होता है ना, सल्फर अमीनो एसिड, ये आपका 2 अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है, सिस्टाइन, और सिस्टाइन को जब आप जोड़ दोगे तो सिस्टीन बनेगा, और ये ऑक्सीटोसिन में मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो बेटा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले
काइंड ऑफ हार्मोन होते हैं जिनको हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जब फीमेल को डिलीवरी होती है, बेबी बॉर्न हो रहा होता है, उस टाइम पे जो डिलीवरी होती है तो यूट्रस में हैवी कॉन्ट्रैक्शन होती है। हैवी कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। आपकी बॉडी से जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड ना हो, बहुत ज़्यादा लाइक सारा पानी बॉडी से ना निकले, इसके लिए उस यूरिन को थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होना होता है, इसीलिए वैसोप्रेसिन एक्टिव होता है। वैसोप्रेसिन इज़ व्हाट? इट इज़ अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपके यूरिन को ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होने देता। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों ही 9 अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, नैनोपेप्टाइड हम इनको बोल देते हैं। ब्रैडिकाइनिन क्या होता है? जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये भी एक 9 अमीनो एसिड का बना हुआ केमिकल होता है। एक और केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन, ये भी एक पेप्टाइड ही होता है, जो कि जिसमें एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 दो फॉर्म होती हैं। ये आपकी ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, इनको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी ना, जिनसे ज़्यादा ब्लड बाहर जा सकता था, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी, तो हम इनको बोल देते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो मतलब वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली। इनमें से एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, जो रास सिस्टम के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, तो वो एंजियोटेंसिन 1 10 अमीनो एसिड का होता है और एंजियोटेंसिन 2 8 अमीनो एसिड का होता है। मतलब दीज आर द पेप्टाइड शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। इसके अलावा देर आर सम हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल प्रोलीन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया। एरोमेटिक अमीनो एसिड भी आपके पास होते हैं जिनमें रिंग होती है, जैसे टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया। हमारे पास जो फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड था दैट वाज एस्पैराजिन, और जो न्यू अमीनो एसिड अभी डिस्कवर हो रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे नए अमीनो एसिड भी आ रहे हैं जो प्रोटीन में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोमिथाइल टायरोसिन, और एक होता है एल ग्लूटामीन। ठीक है। तो दीज आर द न्यू अमीनो एसिड जो भी डिस्कवरिंग की प्रोसेस में है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन कैसे बनती है। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ की एक मोनोमेरिक यूनिट होती है और फिर उसकी एक पॉलीमेरिक यूनिट होती है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगा, तो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो हुआ क्या, आपके पास जैसे मान लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इस चीज़ को। एक अमीनो एसिड था, है ना, जिसमें एक अमीनो ग्रुप था, एक एसिडिक ग्रुप था, कार्बन और एक H, और एक इसका वेरिएबल ग्रुप था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब इस अमीनो एसिड में पॉलीमराइजेशन हुआ, मतलब कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले गए। जब एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड आपस में जुड़ता है तो उस कंडीशन में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करूँ तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ ये मेरा एक अमीनो एसिड है और ये मेरा दूसरा अमीनो एसिड है। तो जब मैं इसको और इसको आपस में जोड़ूंगी तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस बीच में से निकल जाता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है? बेसिकली आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो देखो, एक अमीनो एसिड ये था, एक अमीनो एसिड ये था। इस अमीनो एसिड का जो ये एसिडिक ग्रुप है और इस अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप में से हाइड्रोजन और एसिडिक ग्रुप में से OH, इनको जब मैं बाहर निकाल दूंगी, वाटर का रिमूवल कर दूंगी, देखो ये अमीनो एसिड भी अलग है, ये अमीनो एसिड भी अलग है, क्योंकि यहाँ पे R1 लिखा गया है, यहाँ पे R2 लिखा गया है। R1 में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं इसको ग्लाइसिन ले लूँ तो यहाँ पर मैं H लगा सकती थी R की जगह पर, और अगर मैं इसको एलेनिन ले लेती तो यहाँ पर मैं CH3 लगा देती, तो इसका मतलब R2CH3 है और R क्या है? H है। तो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएबल ग्रुप बोल रहे हैं, और ये R1 है और ये R2 है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद इस पहले वाले अमीनो एसिड का CO बॉन्ड और दूसरे वाले अमीनो एसिड का NH ग्रुप, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह जब आप थर्ड को जोड़ोगे तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिएगा और एक आपका बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर आपका एमाइड बॉन्ड। क्लियर?
अभी मैंने ये तो चीज़ें समझाई आपको, लेकिन इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस, क्योंकि आप इसमें वाटर निकाल रहे हो। अमीनो एसिड के बारे में एक दो बातें और याद रख लीजिए। देयर आर सम नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड जैसे गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है और ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। सबसे सिंपल ग्लाइसिन, सबसे कॉम्प्लेक्स आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब देखिए, जब हम बैक टू बैक अमीनो एसिड को इस तरीके से जोड़ते चले जा रहे हैं तो एक चेन का एंड आएगा, तो एक एंड पर आपके पास ये वाला ग्रुप फ्री होगा और एक एंड पर आपके पास लास्ट अमीनो एसिड का ये वाला ग्रुप फ्री होगा। तो इसीलिए हम इस फ्री एंड को बोल देंगे एन टर्मिनल और इस फ्री एंड को हम बोल देंगे सी टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये हो गया अमीनो टर्मिनल, क्योंकि देखो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जब मैं इस तरीके से जोड़ती जा रही थी तो दोनों के बीच में पिंक कलर का मैंने जो दिखाया है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरफ से क्या बचा है, एन ग्रुप बचा है, और इस तरफ से क्या बचा है, सी ग्रुप बचा है। तो इसको हम एन या अमीनो टर्मिनल बोलेंगे और इसको हम कार्बोक्सी टर्मिनल बोलेंगे। जब आप जो एंजाइम अगर आपको इस पूरी पेप्टाइड चेन को अगर आपको एन टर्मिनल से तोड़ना है तो आप एक एंजाइम यूज़ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं अमीनो पेप्टाइडेज, एक ऐसा एंजाइम जो अमीनो एंड से तोड़ेगा। और अगर आपको इस एंड से तोड़ना है तो आप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज यूज़ कर सकते हो, यानी कार्बोक्सी टर्मिनल पे जो काम करेगा। तो इसी तरीके से देखो, जब आप इसको और लंबा चेन करोगे तो ये सीधी नहीं रहेगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी। अब ये पेप्टाइड या प्रोटीन की चेन कवर होने लगेगी, हेलिक्स बनाने लगेगी। तो इसी तरीके से इसने हेलिक्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। इसका फर्स्ट एंड जो रहेगा, जो लेफ्ट साइड में रहने वाला है वो एन टर्मिनल रहेगा, जो राइट साइड में रहने वाला है वो कार्बोक्सी टर्मिनल रहेगा, ठीक है। अब इस हेलिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस हेलिक्स में आपके पास कम से कम 4 अमीनो एसिड आएंगे, एक साथ 4 अमीनो एसिड इस हेलिक्स के अंदर आएंगे, फिर स्ट्रेट चेन में अमीनो एसिड होंगे, फिर हेलिक्स के अंदर आएंगे। जैसे कि एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस हेलिक्स में आपके 4 अमीनो एसिड हैं, जैसे सीरीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। सिस्टीन को शॉर्ट फॉर्म SCR से लिखा जाता है, इसका एब्रीविएटेड फॉर्म SCR है और इसका सिंबल S है। सिस्टीन की एब्रीविएटेड फॉर्म सिस है और इसको सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। टायरोसिन की जो एब्रीविएटेड फॉर्म है TYR है और इसको Y सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लूटामिक एसिड का जो सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज़ E और जो इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है दैट इज़ ग्लू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने एक अमीनो एसिड N दिया है तो उसकी जो राइट साइड में होगा अमीनो एसिड उसको कैसे काउंट करोगे, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको कैसे काउंट करोगे। तो जिस अमीनो एसिड का नाम दिया गया होता है उसको हम N मान लेते हैं, तो उसके जो राइट साइड में होंगे उनको N+1 की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो उसकी लेफ्ट साइड में होंगे उसको N-1, फिर N-2, फिर आप N-3 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम उसको काउंट करते हैं। सीरीन के लिए मैंने क्या ग्रुप लगाया है, R ग्रुप ये था, बाकी देखो सब सेम है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और इस अमीनो एसिड पे जो R वेरिएबल ग्रुप है वो क्या है, CH2OH है। इस पे वेरिएबल ग्रुप क्या है, CH2SH है, यानी ये सल्फर रख रहा है। टायरोसिन में आपके क्या है, एक रिंग है, बेंजीन की रिंग है। और ग्लूटामिक एसिड में क्या है, एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है, CH2COOH। तो इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओ और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉर्म में रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि प्रोटीन बहुत ही सिंपल रहने वाली है, नहीं। जब आप ज़्यादा अमीनो एसिड को जोड़ने लग जाते हो तो प्रोटीन अपने डिफरेंट फॉर्म लगाना शुरू करती है, डिफरेंट फॉर्म बनाना शुरू कर देती है। और उस बेस पे हमारे पास प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन ने कैसे अपने आप को क्या किया है, कैसे अपने आप को मॉडिफाई किया है। तो देखिए मैं एक चारों स्ट्रक्चर समझाती हूँ इस बॉक्स के अंदर। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन जब स्ट्रेट चेन में थी, यानी अमीनो एसिड को आप सिर्फ जोड़ते जा रहे थे, उसका एक टर्मिनल N था और उसका दूसरा टर्मिनल C था। तो जब इस तरीके की स्ट्रक्चर आई जिसमें आप इजीली अमीनो एसिड को कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हो, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम 1 डिग्री की तरफ लिखते हैं और ये हमें ऐसी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है जो हमें कंफर्मेशन देती है अबाउट द अमीनो एसिड कि आपके पास इतने अमीनो एसिड है और उनकी स्ट्रक्चर ये है और इनका नंबर ये है, ठीक है, और कौन कौन से कैसे कैसे अरेंज है। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर आप पूरी प्रोटीन को हीट भी कर दोगे तो प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर गायब हो सकती हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं टूटने वाली, ठीक है। अगर ये टूटी तो प्रोटीन खत्म, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होती है।
अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर, जिसमें आपने क्या सोचा कि जब हमारे पास ज़्यादा अमीनो एसिड आ गए तो उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया और उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाई। जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो या तीन फॉर्म आती हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स आ गया, बीटा प्लेटेड आ गया, कोलाजन हेलिक्स आ गया। ठीक है, अब जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी ना, उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड था, उसमें सिर्फ एक ही तरह की बॉन्डिंग थी, दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंडरी की और टर्शियरी की और क्वार्टरनरी की, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि अल्फा हेलिक्स में क्या था, आपने हेलिकल फॉर्म बना दी है, और इस हेलिकल फॉर्म में दो अमीनो एसिड के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड तो है, वो तो कंपलसरी है, वो तो रहेगा ही। लेकिन उसके बाद जो हेलिक्स में आपके पास जो अमीनो एसिड आए हैं, उन अमीनो एसिड के बीच में भी बॉन्ड रहेगा, और उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो पानी से क्या रहेगा, डरता है जो बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो हेलिक्स में रखे हुए अमीनो एसिड है उनके बीच में बनेगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही चेन है प्रोटीन की और उसी में हेलिकल बन गए हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में देखने को मिलता है। जैसे कि बालों के अंदर जो केराटिन होता है, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। मायोसिन जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है लोकोमोशन के लिए, उसके अंदर आपको मिलेगा। ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन यूनिट का एक सब यूनिट होता है, तो उसके अंदर भी आपको ऐसी ही स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आपको पता है ना कि एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलकर एक सार्कोमियर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, जिसकी वजह से आप लोकोमोशन कर पाते हो, आपकी मसल्स मूव कर पाती हैं। तो जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो भी एक्चुअली एक्टिन का एक सब यूनिट होता है। एक्टिन 3 सब यूनिट से बनती है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। तो ट्रोपोमायोसिन जो है इसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि सिर्फ खुद की ही चेन के अंदर बॉन्डिंग है, बाहर किसी और चेन के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इस तरीके की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बीटा प्लेटेड क्या होती है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। इसमें आपको क्या मिलती है, दो तरीके की फॉर्म मिलेगी, एक तो पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। मतलब कि इसमें आपको प्रोटीन की चेन मिलेंगी और वो चेन क्या होंगी, लाइक दोनों का फेस जो है वो दोनों का जो सेम टर्मिनल है वो सेम तरफ हो सकता है या अपोजिट तरफ हो सकता है। जैसे दो चेन ये ली हैं एन टर्मिनल की, तो वो जिगजैग पैटर्न बना रही हैं, दोनों का एन इस तरफ है, दोनों का सी इस तरफ है, सेम दोनों का एन इस तरफ है, दोनों का सी, तो ये पैरेलल का एग्जाम्पल है। बट अगर एक चेन का एन इधर और सी इधर हो और दूसरी का सी इधर हो एन इधर हो, तो ये एंटी पैरेलल फॉर्म करें और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने वाली है। इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो चेन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये एग्जाम्पल होता है सिल्क फाइबर का, फाइब्रोइन में हमको मिलता है। इसी तरीके से कोलाजन हेलिक्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आती है। और ये एक बात याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की ये दोनों ही कैसी होती हैं, दीज आर द नॉन फंक्शनल, मतलब इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें एक और एग्जाम्पल आता है, अगर इनको फंक्शनल होना होता है ना तो ये अपनी टर्शियरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, उसके बिना ये फंक्शनल नहीं है। ये सिर्फ इसका एक सीक्वेंस दिखाने के लिए या फिर इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। टर्शियरी कोलाजन हेलिक्स जो है ये ट्रिपल हेलिक्स भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर थी ये रामाचंद्रन जी ने दी थी, उन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट भी दिया था। उन्होंने स्ट्रक्चर प्रोटीन की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था वाया रामाचंद्रन प्लॉट, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए याद रखना कि कोलाजन एक ट्रिपल हेलिक्स है जो रामाचंद्रन जी ने दी थी। और आपकी एनसीईआरटी में जो यूनिट है बायोमोलिक्यूल, जो सेल वाली यूनिट है, सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो नाम दिया गया है, जो साइंटिस्ट दिए गए हैं, उनके सेंटर में रामाचंद्रन जी का नाम लिखा गया है। ठीक है, रामाचंद्रन जी के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, तीन आपने क्या ली है, तीन पॉलीपेप्टाइड की चेन ली है और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, इसीलिए कोलाजन हेलिक्स बनाते हैं। अब अगर हमें इसको इफेक्टिव बनाना है, अगर हमें अपनी प्रोटीन को फंक्शनल बनाना है, यू वांट कि आपकी जो प्रोटीन है वो फंक्शनल हो जाए, तो आप उसमें और ज़्यादा कॉइलिंग करवाओगे, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करोगे, तो वो बन जाएगी टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे कि एक चेन है, उसने हेलिक्स तो बनाए लेकिन वो चेन आपस में भी उलझती जा रही है। जैसे कि ऊन का गोला ले लीजिए, उसमें आप धागे बना दीजिए और उनको आपस में फिर से क्या कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो ये बनाएगी हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि देखिए
जब ये आपस में क्या हो रही होती है, इस तरीके से मुड़ रही होती है ना, जब ये कॉयल हो रही होती है, तो उस टाइम पे बीच बीच में इनके पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। वो पॉकेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आकर के आपका कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, फिर प्रोटीन उस टाइम पर एंजाइम की तरह काम करने लग जाती है और वो उस सबस्ट्रेट को तोड़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अगर ये एक्टिव साइट ना होती, ये पॉकेट ना होती, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर ये स्ट्रक्चर ना होती तो ना पॉकेट साइट होती, ना ही कोई सबस्ट्रेट आकर के फिट होता, ना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई फंक्शन नहीं ले सकते थे। इसीलिए सुपर कॉइलिंग इन सेम पॉलीपेप्टाइड चेन इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल एंजाइम, एंजाइम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पॉकेट्स को आप एक्टिव साइट भी बोलते हो, ये बन जाती हैं। ठीक है, क्यों इन पॉकेट्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ पर आता है, टूट भी जाता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अमीनो एसिड के, वो एक्सपोज हो जाते हैं और इसीलिए फंक्शनल होती है। क्लियर। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड ले ली हैं और उनको जब आप आपस में कॉइल कर चुके हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर चुके हो, और जब उन सारी स्ट्रक्चर को आपस में भी जोड़ देते हो, तो आपके पास आती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे जैसे कि मैंने मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात ली गई है। जैसे 2 अल्फ़ा चेन होती हैं हीमोग्लोबिन में और 2 बीटा चेन होती हैं। जब ये चारों चेन आपस में, ग्रीन वाली जो है आपस में भी फोल्डेड हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं, बट उसके अलावा ये पिंक के धागे से मैंने दिखा रखा है कि एक दूसरे से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आपकी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन वाला हीमोग्लोबिन दिखाया गया है, दैट इज़ सुपर कॉइलिंग यहाँ पे मैंने दिखाई है, जो कि डिफरेंट चेन के बीच में होती है। यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, हमारे पास सल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस, कोवेलेंट फोर्सेस, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो हीमोग्लोबिन का, इंसुलिन का। इंसुलिन में भी आपको पता है हमारे पास ए चेन होती है, बी चेन होती है, एक सी चेन भी होती है अगर हम इमेच्योर इंसुलिन की बात करते हैं। मैच्योर इंसुलिन में ओनली ए चेन और बी चेन ही होती है, तो वो भी ऐसी होती हैं, वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो दिस इज़ अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन के कुछ फंक्शन देख लीजिए। फाउंड इन पॉलीमेरिक फॉर्म बट इट इज़ हेट्रोपॉलीमर। एक बात याद रखना, ये पॉलीमर ज़रूर है लेकिन ये होमोपॉलीमर नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप ग्लाइसिन 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 को जोड़ते चले जाओ तो प्रोटीन बना दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी में जो 20 अमीनो एसिड हैं वो रैंडमली अरेंज होंगे और वो बार बार आते रहेंगे और वही जाकर के आपका एक पॉलीमर बनाएंगे। जैसे ग्लाइसिन के बाद वेलिन आ गया, वेलिन के बाद ल्यूसिन आ गया, ल्यूसिन के बाद आइसोल्यूसिन आ गया, फिर से हो सकता है ग्लाइसिन आ जाए। तो ये क्या है, जुड़ते जाएंगे आपस में और एक हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे। डिफरेंट अमीनो एसिड की बनती है प्रोटीन। जो एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन, वो होती है कोलाजन। कोलाजन हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मोस्ट अबंडेंट इन प्रोटीन इन बायोस्फीयर। अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर, पूरे बायोस्फीयर में अगर आप देखते हो तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो आपका डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, उन सब में काम आता है प्रोटीन की फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, आपका बायोस्फीयर के अंदर पाया जाने वाला अबंडेंट प्रोटीन है। डिफेंस के लिए जो आप एंटीबॉडीज़ देखते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में वाई शेप की एंटीबॉडी होती हैं, वो भी कुछ नहीं होती, वो प्रोटीन ही होती हैं। सारे एंजाइम, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे पैप्सिन हो, चाहे हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, कुछ भी हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके एंजाइम ही होते हैं। बहुत सारे हार्मोन भी प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। कैरियर जो होते हैं, जो जैसे सेल के अंदर कोई चीज़ है उसको सेल से बाहर लेकर के जाना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर कैरियर होते हैं, वो उनको सेल से बाहर या सेल के अंदर लेकर के जाते हैं, उनको हम कैरियर प्रोटीन की तरह काम करवाते हैं उनसे, तो उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ग्लूटाफोर एक ऐसी कैरियर प्रोटीन होती है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाने में हेल्प करवाती है, क्योंकि ग्लूकोज खुद से नहीं आ जा सकता, या फिर ऐसे बोल दीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब आपको करवाना हो या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जब आपको करवाना हो तो आपको फैसिलिटी चाहिए होगी, और वो फैसिलिटी कौन देता है, कैरियर प्रोटीन ग्लूटाफोर। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर आप कैरी करके लेके जाते हो तो वो या तो हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है या फिर मायोग्लोबिन। मसल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज़ मायोग्लोबिन, और जो ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर, उनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में आरबीसी के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन और CO2 दोनों को लेकर के आता जाता है। विजुअल प्रोटीन जिसके थ्रू आप देख पाते हो, आपकी आइज़ के अंदर होता है, रेटिना में होता है, उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। क्लियर।
उसके अलावा देर आर सम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप लोग को मोशन कर पाते हो, जैसे मायोसिन और एक्टिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ग्लूटाथायोन एक प्रोटीन है विच इज़ अ ट्राईपेप्टाइड। यहाँ पे आपको 3 ही अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन। इन तीनों के जुड़ने से क्या बनता है? ग्लूटाथायोन। ठीक है, क्या किस तरीके से काम करता है? इट एक्ट एज अ कोएंजाइम, मेंटेन आरबीसी स्ट्रक्चर परफेक्टली एंड परफेक्ट हीमोग्लोबिन फ्रॉम H2O2। इनका कहने का ये प्रोटेक्ट, यहाँ पे प्रोटेक्ट आना था, देखा गलती मिल गई। हाँ, कहाँ पे थी? ग्लूटाथायोन की अगर हम बात करें ना, तो वो H2O2 को कंटिन्यू तोड़ता रहता है। हीमोग्लोबिन से जब H2O2 बनता है तो उसको तोड़ने के काम आता है, ताकि आरबीसी की स्ट्रक्चर किसी तरीके से ख़राब ना हो। H2O2 रहेगा तो वो एक टॉक्सिन की तरह काम करेगा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हमारे पास एक टॉक्सिन की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, आरबीसी ब्रेक हो सकती है। तो आरबीसी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास ये ग्लूटाथायोन H2O2 को कंटिन्यू क्या करता रहता है? मेटाबोलाइज करता रहता है। यहाँ पे ये इनके पाथवे चलते रहते हैं। तो ये जो था, ये सब मैंने आपको बताया प्रोटीन के बारे में। उसके अलावा भी प्रोटीन को अगर आपको चेक करना है, यू वॉन्ट टू चेक द प्रोटीन, तो आपके पास देर आर सम बायो एसे टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैं अलग अलग तरीके के लिए अलग अलग चीज़ें बताऊंगी कि आप किसको टेस्ट करने के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको प्रोटीन का क्वालिटेटिवली एनालिसिस करना है तो आप डिफरेंट टेस्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे बायोरेट टेस्ट हो गया, आप एल्किलाइन CSO4 रिएजेंट टेस्ट कर सकते हो, वायलेट कलर टेस्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं ये आंसर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन इन योर NCERT। आपके NCERT के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है लास्ट में, तो उसके रिलेटेड ये आंसर है। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन को चेक करने के लिए बायोरेट टेस्ट आप ले सकते हो, एल्किलाइन CSO4 रिएजेंट टेस्ट ले सकते हो, वायलेट कलर का टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, डिटेल आप नहीं करोगे इनकी, बेटर है, क्योंकि आपके पास ऐसा सच बायो में नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में होगा तो मैम या टीचर आप जो भी होंगे आपके वो करवा देंगे। फैट्स एंड ऑयल्स को अगर आपको देखना है कि आप किस एक्सपेरिमेंट से इनका पता लगा सकते हो, तो ग्रीस स्पॉट टेस्ट होता है एक, उसके थ्रू आप इनका पता लगा सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के बारे में जानना चाहते हो तो आपको डिफरेंट टेस्ट करने होंगे, जैसे मिलन्स टेस्ट। ठीक है, इसमें आप HgNO3 एक रिएक्टेंट यूज़ करते हो, HNO2 के अंदर आप HgNO3 को यूज़ करते हो, जो आपको रेड कलर देता है और इसकी प्रेजेंस बताती है कि आपका टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर आपको टेस्ट करना है फॉर टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन, तीनों ही बेंजीन रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, इफ़ यू वांट टू टेस्ट देम, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन, तो आपको कंसनट्रेटेड HNO3 के अंदर येलो कलर मिलने वाला है अगर आपका ज़ेंथोप्रोटेक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो मतलब अगर आपको इन तीनों का चेक करना है तो आप ज़ेंथोप्रोटेक टेस्ट यूज़ कीजिए। अगर आप सिर्फ टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप मिलन्स टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये प्रोटीन के बारे में थी। हमने आप पेज नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज़ प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। पेज नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। प्रोटीन के फंक्शन और भी थे, जैसे चीज़ होता है ना जो हम खाते हैं घर पे, तो वो क्या होता है? चीज़ इज़ अ डीनेचर्ड प्रोटीन ड्यू टू हीटिंग। जब आप प्रोटीन को हीट कर देते हो ना तो आपका क्या बनता है? चीज़ बनता है। उसके अलावा मोनालिन क्या होता है? मोनालिन इज़ द स्वीटेस्ट प्रोटीन, सो बून फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो लोग डायबिटिक होते हैं और वो मीठा नहीं खा सकते तो उनके लिए मोनालिन एक प्रोटीन की तरह होती है, एक प्रोटीन होती है जो मीठी होती है टेस्ट में। इसको हम एलिटेम भी कहते हैं। और ये जो एलिटेम होती है इट इज़ 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, यानी जो आपका सुक्रोज होता है, जो नेचुरल शुगर है, उसमें जो मिठास होगी उससे 2000 गुना ज़्यादा क्या होती है? एलिटेम के अंदर मिठास होती है। ठीक है, इफ़ प्रोटीन इज़ हीटेड, अगर आप प्रोटीन को हीट कर दोगे, इट्स ऑल स्ट्रक्चर डीनेचर, मैंने बताया भी था, इसकी सारी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएंगी एक्सेप्ट इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज़ ब्रेक ओनली बाय एंजाइम। सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के जो किसकी वजह से ब्रेक होती है? सिर्फ और सिर्फ एंजाइम से वो टूटती है, वो गर्म करने से नहीं टूटती। ठीक है, प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म में मिल सकती है, जैसे कि सिंपल प्रोटीन हो सकती है, इसमें आप कोई डिफरेंट कंपोनेंट ऐड नहीं करोगे और वो सिंपल प्रोटीन या तो ग्लोब्यूल की फॉर्म में रहेगी या वो धागे की फॉर्म में रह सकती है। अगर वो ग्लोब्यूल यानी ऊन के गोले की तरह रहती है तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, और एक होती है फाइब्रस जो धागों की तरह लिपटी रहती है, उनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अलग अलग स्ट्रक्चर होती है ना।
ग्लोबुलर में एग्जांपल होता है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन होती है जो आपका लिवर बनाता है, और ये आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है, मतलब कि ना तो आपके ब्लड को ज़्यादा एसिडिक होने देती, ना ही आपके ब्लड को ज़्यादा एल्कलाइन होने देती है। तो इट मेंटेन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो ब्लड की कोलॉइड्स हैं उनका जो प्रेशर लगता है उसको मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा ये मिल्क में भी मिलती है, बट मिल्क के अंदर इसको हम बोलते हैं लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबिन होती है, जो हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर फॉर्म की प्रोटीन है। हिस्टोन ऐसी प्रोटीन होती हैं जो बेसिक इन नेचर होती हैं, और हिस्टोन का एक ऑक्टामर होता है और इसके सराउंडिंग में आपका डीएनए रैप करता है। डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसको छोटी जगह पे रखने के लिए आप हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए को रैप करवा देते हो, इसीलिए पैकेजिंग के टाइम पे हिस्टोन का काम आता है। बेसिक प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं, ये दोनों अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं। प्रोलामीन आपको मेज़ के अंदर मिलती है, ठीक है, जीन करके, और ग्लूटालीन जो होती है वो वीट के अंदर आपको मिलती है। राइस के अंदर कौन सी प्रोटीन मिलती है, ऑक्सीसिन करके प्रोटीन मिलती है। रूबिस को मैंने बताया इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। फाइब्रस जो धागे की फॉर्म में होती हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, सिल्क फाइबर आ गया, केराटिन आ गया, जो आपके हार्ड होता है, बालों के अंदर होता है, नेल्स के अंदर होता है। क्यों होता है ये हार्ड, ड्यू टू अबंडेंट ऑफ सिस्टीन अमीनो एसिड। सिस्टीन अमीनो एसिड इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। कोलाजन भी आपको पता है कि एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो जोड़ते हैं चीज़ों को, उनमें कोलाजन सबसे ज़्यादा मिलता है। इलास्टिन भी आपका एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये तो थी सिंपल प्रोटीन, यानी कि आपने प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप नहीं जोड़ा है, बट अगर आप प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप जोड़ दो तो वो बन गई कंपाउंड प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स कंबाइंड विद अदर कंपाउंड और एलिमेंट्स लाइक, पहला ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन तो थी, अगर उसके साथ मैंने ग्लाइको जोड़ दिया यानी शुगर जोड़ दी तो वो बन गई ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, जैसे कि ब्लड ग्रुप प्रोटीन हो गई या हॉर्मोन्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जैसे एग के सरफेस पे, जो फीमेल का ओवरी के अंदर एग होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, अगर वो फर्टिलाइज करना हो तो वो एक एग जो है उसके सरफेस पे एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन प्रोटीन, ठीक है, विच इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह जो मेल का स्पर्म होता है उसकी सरफेस पे भी एक एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन होती है, जो कि सिंपल प्रोटीन होती है। वो सिंपल प्रोटीन होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जब दोनों मिलते हैं तब दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं कि हाँ ये भी ह्यूमन का एग है और ये ह्यूमन का स्पर्म है, तो ऐसी कंडीशन में ही दोनों फर्टाइल कर पाते हैं, दोनों मिल पाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। यानी अगर आप एक डॉग का एग लेकर के एक मेल के स्पर्म के साथ उसको कपलेट करवाते हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। रीज़न, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। वो स्पेसिफिक इंट्रैक्शन सिर्फ इन प्रोटीन की वजह से होती है। एग के ऊपर फर्टिलाइजिन होता है और जो मेल का गैमेट होता है उसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन होता है। दोनों आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के फर्टिलाइजेशन हो पाती है, ठीक है। मेटालोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन के साथ मेटल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोटीन प्लस मेटल। फॉर एग्जांपल टायरोसिनेज, जब इस एंजाइम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉपर आ जाती है, मेटल। इंसुलिन में आपका जिंक होता है जो एक मेटल होती है, वो इस प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड हम इसमें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन, मतलब यहाँ पे आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। मैंने अभी बताया प्रोटीन हिस्टोन है और इसके चारों तरफ डीएनए रैप है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन मतलब प्रोटीन तो है, साथ में कोई क्रोमैटोफोर्स हैं जो कलर कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन थी, लेकिन हीम क्या करता है, उसमें एक आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है जो उसको रेड कलर देता है। साइटोक्रोम हीमोसाइनिन, ठीक है, ये आपका जेड स्कीम के अंदर भी आता है जब आप डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ये सब पढ़ते हो प्लांट के अंदर। लिपिडोप्रोटीन में नाम समझ आ रहा है कि प्रोटीन के साथ जब आप लिपिड को जोड़ देते हो, प्रोटीन प्लस लिपिड। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होते हैं बहुत सारे और उसके अंदर प्रोटीन रहती है। हम बोलते भी है ना कि इन द सी ऑफ लिपिड दीज आर द आइसबर्ग, यानी कि लिपिड के सी में, समुद्र में लिपिड के आइसबर्ग्स क्या है, प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन प्लस लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड बना हुआ है, आपकी लिसाइथिन है लिपिड के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारा क्या है, लिपिडोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया है, जैसे कि कैसीन हो गया, फॉस्फोरस ग्रुप, जैसे कैसीन ऑफ मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है, पैप्सिन, ठीक है। लिसाइथोप्रोटीन यानी प्रोटीन प्लस लिसाइथिन ग्रुप लग गया है प्रोटीन के साथ, तो फिब्रिनोजन इन ब्लड के अंदर जो फिब्रिनोजन होता है उसकी कंपोजिशन ऐसी ही होती है। फिब्रिनोजन एक आपका क्लोटिंग फैक्टर होता
है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। डिराइव्ड प्रोटीन वो होती हैं, दीज आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग से बनती है या फिर चेंजिंग ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन ब्रेक हो गई है या प्रोटीन चेंज हो रही है तो उससे क्या बनती है, डिराइव्ड प्रोटीन बनती है। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोटीन, ये किस में ब्रेक हो जाती है, पैक्टोन और प्रोटियोसिस में। तो जब आप फूड खाने वाली प्रोटीन को आप खाते हो तो वो ब्रेक होती है पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको लिपिड के बारे में भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिपिड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपका लिपिड जो है वो काम करता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या क्या होती हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी इशू हो तो आप मुझे नीचे मैं आपको टेलीग्राम का चैनल दूंगी, डिस्कशन चैनल, आप मुझसे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए या कोई और नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ का लिंक आपको नीचे दे दूँगी। प्लस अगर आप CSIR के रिगार्डिंग कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बेसिक है बहुत और आगे मैं डिटेल भी बताऊँगी। तो ये CSIR वालों बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि लिपिड क्या क्या रखता है अपने अंदर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।